जैसे देखो डीएनए का मॉडल है, ठीक। डीएनए के इस मॉडल में यह एक श्रृंखला है, ये जो लाइन है ये वाली, यह एक श्रृंखला है, ठीक है। और ये जो दूसरी है ये वाली, ये दूसरी श्रृंखला है। और ये जो दूसरी की श्रृंखला है पहली श्रृंखला के साथ हेलिकल जुड़ी हुई है। हेलिकल जुड़ी होने का मतलब ना, जैसे इस प्रकार से उसमें घुमाव रहेगा कि उस घुमाव में दूसरी वाली बैठ जाएगी आराम से, ठीक। जैसे मान लो कि तुम लोग रस्सी देखे हो ना, रस्सी जैसे इस तरह से घुमा करके लिपटी रहती है, तो जब कभी रस्सी को जब एक ठो धागा इसे निकालते हो तो उसमें घात बना होता है, ठीक। अगर उसे दोबारा उसी में फिट करोगे तो उसी तरह से एडजस्ट हो जाता है, यानी उसमें वो हेलिकल है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये दोनों श्रृंखलाएं हेलिकल जुड़ी हुई हैं। अब यह जो श्रृंखला है, इस पूरे श्रृंखला में यस का मतलब है सुक्रोज, और पी का मतलब है फास्फेट। तो जो सुक्रोज है वो फास्फेट से जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये जो है फास्फेट से ये सुक्रोज जुड़ा हुआ है, फिर इस सुक्रोज से ये फास्फेट जुड़ा हुआ है, इस फास्फेट से ये सुक्रोज जुड़ा हुआ है। और जितने एक एक से अंतर करके जो क्रम में फास्फेट है, इन सभी फास्फेट समूहों से जो उसके एंजाइम है कौन कौन से, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो जब फास्फेट से ना अगर थाइमिन जुड़ा होगा तो उससे एडेनिन जुड़ा होगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा। और ये जो थाइमिन एडेनिन है, ये जो थाइमिन है ये जो है फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, मगर ये मत सोचना कि ये जो है इससे जुड़ गया है, ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी तो पहले एक ही श्रृंखला बनाई गई थी। इन दोनों को इकट्ठा जोड़ करके वाटसन क्रिक ने 1953 ईस्वी में इसको बनाया था, दोनों को एक साथ में, ठीक है। नहीं तो वास्तव में ये तो एक ही श्रृंखला होती है। और इस एक श्रृंखला के बाद देखो, सुक्रोज से फास्फेट जुड़ा, फास्फेट से थाइमिन जुड़ा, फिर इससे सुक्रोज जुड़ा, फिर इससे साइटोसिन जुड़ा, फिर ग्वानिन जुड़ा, फिर उसी से फिर है थाइमिन जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये थाइमिन जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से थाइमिन नहीं, इसमें अब एडेनिन रहेगा ना, एडेनिन इसमें, थाइमिन इसमें, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ठीक। इसी तरह से ये जुड़ता रहता है। और ये जो थाइमिन है इसके एडेनिन से जुड़ा रहेगा, और इसका साइटोसिन इसके ग्वानिन से जुड़ा रहेगा। तो दो श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो इसके एंजाइम आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो इसके एंजाइम है थाइमिन और एडेनिन, ये क्या है, हाँ, ये यही तो एमिनो अम्ल है ना। तब बताओ कि जो थाइमिन और एडेनिन है ये जो है आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े हैं। ये तो वास्तव में ना ये अलग श्रृंखला है और ये वाली अलग श्रृंखला है, और ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे पर इस तरह से लिपट करके जुड़ी हुई है, जैसे रस्सी इस तरह लिपटी होती है। और इसके बीच में जो थाइमिन एडेनिन है एंजाइम, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में एक डंडों की जैसे श्रृंखला बन जाती है। इन दोनों को जोड़ करके, जो इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जो जोड़ करके रखती है तो हाइड्रोजन बंध, ये डंडों की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि इस प्रकार से देखो इसमें दर्शाया, ठीक है। इसे डेश डंडे कहते हैं, डेश डंडे भी कह सकते हैं। बात समझ में आई है कैसे कैसे जुड़ा हुआ है?
है। देखो एमिनो अम्ल डीएनए के लिए केवल 3 ही चीज होना जरूरी है। पहला क्या है? शुगर मतलब शर्करा अर्थात यस। यस का मतलब सल्फर मत समझ जाना। शुगर यानी शर्करा, शर्करा का मतलब यस। और दूसरा क्या है? फास्फेट। और इसके बाद क्या है? तीसरा एंजाइम एमिनो अम्ल। ठीक है ना? तो वे जो एमिनो अम्ल है ये क्या है? थायमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है। ठीक, ये सब ऐसे जुड़े रहते हैं। तो जितने एमिनो अम्ल रहते हैं, थायमिन, एंजाइम, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब जुड़ करके डेश डंडे बनाते हैं। और शुगर और फास्फेट ये आपस में जुड़ करके श्रृंखला बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? शुगर और फास्फेट ये दोनों यौगिक जुड़ करके, इसमें कौन सा शुगर होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। हाँ, डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और आरएनए में क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। ठीक है, देखो तो डीएनए का तो ये मॉडल है। और इसमें डीएनए में 4 थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये सब एंजाइम है। परंतु उसमें आरएनए में थायमिन के जगह दूसरा यूरेसिन आ जाता है। उसमें थायमिन नहीं रहता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? यूरेसिन रहता है आरएनए में। बाकी सब इसी जैसे रहता है। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना में, इसके बनावट में केवल थोड़ा थोड़ा जब अंतर आता रहता है तो उसी से हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग हो जाता है। इसकी संरचना और बनावट से थोड़ा थोड़ा केवल अंतर आता रहेगा। तो अब किसी में घुमाव ये ज्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा। ठीक है ना? बस यही अंतर रहता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना नहीं है। ये तो डीएनए का एक मॉडल है। ठीक, अभी भी बार बार बता रहा हूँ, जो यस है वो सुक्रोज समझना। कौन सा सुक्रोज? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। आज जो पी है वो क्या है? फास्फेट है। ठीक है, तीनों चीज से ये बने हैं, फास्फेट, शुगर और एमिनो अम्ल में एंजाइम, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन। ठीक, एडेनिन। देखो इधर ध्यान देना, जो ये थायमिन है और ये एडेनिन है, इसमें डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है। हर जगह थायमिन और एडेनिन में डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है। ठीक है ना? मतलब ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में रहते हैं, ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा। ठीक है, देखो जो डीएनए होता है, डीएनए तो यही होता है डीऑक्सीराइबोज होता है ना। और राइबोज शर्करा होता है। राइबोज शर्करा में का एक ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है राइबोज शर्करा में, तो डीऑक्सीराइबोज हो जाता है शर्करा। आयन का मतलब होता है न्यूक्लिक, एसिड का मतलब है अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में है तो न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल में COOH रहता है। ठीक, तो ये हो गया अम्ल में। और एक होता है एमिनो अम्ल NH2, यही दोनों रहते हैं इसमें। इस न्यूक्लिक अम्ल में COOH और NH2 रहते हैं। ठीक, और ये COOH और NH2 ये किस में जुड़े रहते हैं? अब बताओ, ये तो
फास्फेट हो गया जो श्रृंखला बनाने के काम आ रहा है डीऑक्सीराइबोज हो गया जो कि सुक्रोस है, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कहाँ है इसमें, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कहाँ है इसमें, तो जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें COOH हो NH2 हो, यही सब न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये बताओ। ये क्षार का भी तो गुण है ना, है? और इसमें अम्ल का भी गुण है, इसलिए इसको हम क्षारक बोलते हैं। थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और ये ग्वानिन साइटोसिन जो भी है बीच में, ये सब क्षारक समूह है। और तुम लोग तो अभी जान ही रहे हो, ये 3 चीजों से मिलकर के बने हैं, फास्फेट से, शुगर से और क्षारक से। तो ये क्षारक जो होता है ना, ये क्षारक, ये क्षार भी रहता है, ये अम्ल का भी मात्रा इसमें रहती है, ठीक है ना। तभी ये न्यूक्लिक अम्ल रहता है दोनों। और न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, जो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, और उसी का विश्लेषण करके तब ये DNA का मॉडल बनाया गया न्यूक्लिक अम्ल से, ठीक है ना। ये देखो एक श्रृंखला है भाई, एक श्रृंखला है। तो अगर इसमें तुम्हें दूसरी वाली श्रृंखला इसको अगर ना बनाओ तो खाली ऐसे बनेगा ना, बोलो। तो जो पहली एक श्रृंखला बनी है इसको हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये DNA की ये क्या है, प्राथमिक संरचना है, ये भी पूरा रहती है, मगर इसी के ऊपर ये दूसरी संरचना जब बना दिया गया, द्वितीयक संरचना, तो द्वितीयक संरचना पर ही वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। द्वितीयक संरचना बनाने के बाद ये पता चला कि जो थाइमिन है एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो ये अणु है, ये कितनी बड़ी श्रृंखला बनाया है ना। तो इसी श्रृंखला के इस अणु में इसकी अनुवांशिक सूचना संचित रहती है। किसकी, DNA में जो पिता की जो अनुवांशिक सूचना रहती है इसी में संचित रहती है कि नहीं। जैसे पिता के कुछ लक्षण जो है कि बेटे में आ जाते हैं, किसके कारण, DNA के कारण, ठीक है ना। जो RNA होता है वो उसको, RNA भी मतलब कि काम करता है DNA की तरह, मगर DNA में सूचना संचित रहती है और RNA उसको मतलब उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता रहता है, ठीक है। और ये RNA जो है कि सूचना का वाहक होता है। RNA क्या है, सूचना का वाहक है, और जो DNA है DNA में सूचना संचित रहती है, ठीक है। DNA में अनुवांशिक सूचना संचित रहती है, और RNA क्या होता है, सूचना का वाहक होता है। तो यही सब है। RNA क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, वो राइबोज शर्करा होता है, ठीक है ना। अब तुम लोग शर्करा बहुत पढ़े। अब इसको जो है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो DNA होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब कि कभी मिलेगी नहीं। हाँ, एक बात है कि DNA का अगर जैसे एक आदमी के किसी एक हिस्से से अगर DNA चेक किया गया तो उसके प्रत्येक हिस्से की DNA की संरचना एकदम वही से ही रहेगी, प्रत्येक हिस्से की। मगर जैसे ही आदमी से तुम दूसरे आदमी की DNA का चेक करोगे तो संरचना बदल जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति के प्रत्येक पूरे शरीर की DNA की संरचना समान रहती है, परंतु दूसरे व्यक्ति से भिन्न रहती है, हमेशा भिन्न रहेगी, ठीक ना। अगर एक व्यक्ति का, जैसे मान लो कोई आदमी एक है, उसका हाथ से कहीं से कोशिका निकाला गया, चाहे पैर से निकाला लिया गया, चाहे कहीं से शरीर से निकाला गया कोशिका उसका, और उसके नाभिक से न्यूक्लिक अम्ल निकाल करके DNA निकाल करके वहाँ से चेक किया गया, तो हर जगह का DNA की संरचना सेम सेम मिलेगी। अगर आदमी बदल दिए तो संरचना बदल जाएगी,
ठीक है ना। ये नहीं कि तुम्हारे शरीर का हर जगह का डीएनए की संरचना अलग अलग रहेगी, नहीं, हर जगह की डीएनए की संरचना एक जैसी, मगर दूसरे आदमी का उसके हर जगह के डीएनए की संरचना अपने में एक जैसी, वो दूसरे से नहीं मिलेगी, यही है ना, मगर आपस में मिलेगी पूरे शरीर की। ठीक, पिता से जो है कि पुत्र की डीएनए की संरचना थोड़ी से भिन्न हो जाती है, जरूर हल्का से भिन्न हो जाएगी, है कि नहीं, मगर सबसे अधिक संभावना रहती है मिलने की, सबसे ज्यादा मिलता है, 90% तक अगर मिल गया तो उसी का पुत्र है कि नहीं, 90% तक मिल गया तो उसका पुत्र है। 100% थोड़ी मिलता है, अगर बेटे का बाप से मिलाना रहे डीएनए तो 100% थोड़ी मिल जाता है। अगर 100% मिल गया तो पता चला कि उसकी पूरी सूचना, उसमें पिता की पूरी सूचना उसके डीएनए में रहती है, पूरी सूचना जो है कि इसके बेटे में आ जाएगी, ला पूरा दिमाग उसके जैसा काम करने लगेगा। अगर बाप टैलेंट है तो पूरा डीएनए अगर उसी के जैसा सेम हो गया, वो भी उतना टैलेंट हो जाएगा, है कि नहीं। आनुवांशिक सूचना जो है थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, ठीक है, हल्का हल्का, मगर अधिक से अधिक संभावना मिलती है। अब लोग कहते हैं कि पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता। अरे पहलवान भले ना हो, मजबूत तो होगा, मजबूत तो होता ही है ना। तो डीएनए का सूचना अगर नहीं उसमें रहती, नहीं मिलता जुलता, तो कैसे वो मजबूत होता है ना। हाँ, डीएनए के कहीं से ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि बिल्कुल भिन्न हो गया, उसकी पूरे शरीर की बनावट भिन्न हो गई, मगर कुछ सूचनाएं तो मिलेंगी ही, कुछ तो गुण मिलेंगे। डॉक्टर का लड़का का डॉक्टर नहीं होता है, आज के समय में वही सब हो रहा है, नहीं। अब डॉक्टर का लड़का है, पता चला कि अगर बाप डॉक्टर है तो लड़का जरूर 2-4 दवाई के नाम ऐसा जानता होगा कि जो भी डॉक्टर है, कुछ तो दिमाग उधर काम करवा करेगा, उसका इंटरेस्ट जरूर कुछ उधर रहेगा। तो पिता के गुण मिलते जुलते हैं बेटे से, क्यों? क्योंकि डीएनए में वो सूचनाएं रहती हैं कुछ। अब 100% मिल जाएगा तो पूरी सूचनाएं आ जाएंगी। और डीएनए से दोषी का पता लगाया जाता है। पता चला कि 2 लोग मार किए कहीं पर, 2 लोग मार किए हैं और एक आदमी दूसरे आदमी को इस प्रकार से मार दिया है, वहां से भाग गया है, और बाज रहे थे सब, बरवा उखा लिया, है कि नहीं। तो जो उसका बाल निकाला गया होगा, उसकी बाल की जड़ में कुछ मांस रहता है, अब उसी को लेकर के उसी से डीएनए निकाल लेंगे। 21 आदमी का है तो जो संज्ञान में होगा उसको सब पकड़ेंगे, उसके बाल का डीएनए निकाल करके उसके डीएनए से मैच करेंगे, अगर मिल गया तो वह था, है कि नहीं। अगर कोई निर्दोष अगर कोई निर्दोष है और संज्ञान में वैसे ही पकड़ लिया गया है, तो अब वो तो बच जाएगा ना, वो निर्दोषी व्यक्ति तो बच जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लो किसी का कोई बाप है, अब उसका पुत्र है, अपने पुत्र को कुछ नहीं देना चाहता है, हिस्सा नहीं देना चाहता है, ठीक, तो क्या करेगा? डीएनए चेक करा के अपनी संपत्ति को ले लेगा, लेकिन नहीं, डीएनए जांच करा लेगा, मिल जाएगा कि हाँ उसका बेटा है तो ले सकता है ना। तो यही सब है, इससे बाप का पता चल जाता है। बंद हो गया है क्या? चलो ठीक है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, ये क्या होता है? किसी मनुष्य के डीएनए के अणुओं के बारे में सूचना प्राप्त करना, किसी मनुष्य के डीएनए के अणु की संरचना प्राप्त कर लेना, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। ये नहीं कि उसके फिंगर का प्रिंट ले लेना डीएनए फिंगरप्रिंट है। किसी भी मनुष्य के डीएनए की सूचना प्राप्त करना,
ठीक है ना। डीएनए की अगर संरचना तुम प्राप्त कर लिए, उसका मॉडल बना लिए, तो डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाएगा। और जिस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत तुम प्राप्त करते हो उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है।